नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी में उच्च शिक्षा के शिक्षकों कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। यूपी में अब उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को 1.5 करोड़ का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विभाग ने पीएनबी के साथ एमओयू किया है। आगरा में आज रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1.25 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सौगात भी दी और एक तरफ सीएम ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का कार्ड वितरित कर योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों और कर्मचारियों को 1.5 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया। एमओयू के तहत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को 1.5 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60,000 तक का अस्पताल नकद लाभ और 12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम कैशलेस चिकित्सा सुविधा में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्वायत्तशासित पाठ्यक्रमों और स्वायत्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस सुविधा का उपहार गुरु पूर्णिमा के ठीक पूर्व उच्च शिक्षण संस्थानों के आप सभी प्राध्यापकों को प्रदान करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर से उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी प्राध्यापकों को, उनके परिवार के सदस्यों को इस सुविधा का उपहार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आज की सुविधा जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व राजकीय हो, शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हो या स्ववित्त पोषित प्रबंधन के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, इन सभी को इसके साथ कवर किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एक कुल संख्या मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो 10 लाख लोग इस पूरी व्यवस्था से कवर होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश के सभी अपने सम्मानित शिक्षकों को, उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए शिक्षकों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उच्च शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षा विभाग को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इस कार्य योजना को आगे बढ़ा करके आज इस समारोह को भी आयोजन आगरा से ही, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जनपद से ही इसको आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा की आज स्वयं हरदोई में इस समारोह में वहां पर इस योजना का शुभारंभ कर रही हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग मंत्रीगण इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक एमओयू भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज रविवार को मैनपुरी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 682 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास की इन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने जनपद की जनता को साधने का प्रयास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा सिर्फ लोकार्पण और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, वरन राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा चुनावी बिसात बिछाने की तैयारियों को लेकर माना जा रहा है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास का संदेश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मैनपुरी में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और टूल किट भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के लाभार्थियों के साथ साथ जनसभा में सीधा संवाद कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने का भी काम किया। साथ ही संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच के जमीनी तालमेल की भी बारीकी से समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने आज रविवार को कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दिवस वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और राष्ट्रनिष्ठा का अमर प्रतीक है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने 1999 में इसी दिन ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी और उस समय लद्दाख के कारगिल में
पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के बाद करीब 3 महीने तक चले संघर्ष ने भारत ने विजय हासिल की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल विजय दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। यह दिवस हमारे वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और राष्ट्रीय निष्ठा का अमर प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले भारतीय सेना के सभी अमर वीरों को नमन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा पद त्यागना इस बात का प्रमाण है कि युवाओं का हित और उज्जवल भविष्य ही उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए युवाओं के उज्जवल भविष्य और हित के लिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने पद को त्याग दिया है। पाठक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान सदैव विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु समर्पित भाव से सेवारत रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव विद्यार्थियों की आशाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके उज्जवल भविष्य को शीर्ष प्राथमिकता दी है। राष्ट्र हित के लिए आपका अतुलनीय योगदान और प्रयास सदैव अविस्मरणीय रहेगा। बागपत में सुशील मुंज गिरोह का शूटर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। मारा गया बदमाश विपुल पश्चिम से पूर्वांचल के बदमाशों के गैंग से जुड़ा रहा। एसटीएफ मेरठ और सिंगावली अहीर थाना पुलिस के साथ सैडबर मार्ग पर सिंचाई विभाग के बंगले के पास मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने 2 पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की है। गोली लगने से विपुल उर्फ खूनी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शामली जिले के बबीसा गांव के रहने वाले शूटर विपुल उर्फ खूनी के खिलाफ शामली, बागपत, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी मांगने समेत अन्य अपराधों के 38 मामले दर्ज हैं। एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार विपुल ने कुख्यात सुशील मुंज के गिरोह में शामिल होकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। बदमाश विपुल पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एसटीएफ मेरठ यूनिट और बागपत पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 50,000 का वांछित अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी, जो सुशील मुंज गैंग का शार्प शूटर था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और इलाज के लिए इसको जिला अस्पताल बागपत एडमिट कराया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। इस अभियुक्त के खिलाफ लगभग 36 मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के मुकदमे थे। इसके पास से 2 पिस्टल, कुछ कार्ट्रिजेस और 1 बाइक बरामद हुई है। थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 6 वर्षीय मासूम बच्चे की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित कलाधाम कॉलोनी नॉलेज पार्क 2 निवासी 6 साल का अव्यान सूर्या पुत्र शिवान यादव सोसाइटी परिसर में खेलते समय अचानक वहां खोदे गए एक गहरे गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था, जिसके कारण मासूम उसमें डूब गया। परिजन बच्चे को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच के दौरान लापरवाही के आरोप में नामजद ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर, नॉलेज पार्क क्षेत्र में नोएडा जैसी घटना घटी है, मासूम की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला और क्या एक्शन अभी तक इसको लिया गया है? कि नॉलेज पार्क 2 में कलाकुंज कॉलोनी है, कलाकंद, इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लोग कलाकार इसमें रहते हैं, इनकी सोसाइटी गई है। इस सोसाइटी में पानी की कमी थी, तो इन्होंने डिमांड की थी काफ़ी पहले जो हमें पानी दे दिया जाए। पानी इनके पास नहीं पहुंच पा रहा था, तो एक ट्यूबवेल इनके लिए सेंक्शन किया गया था और ये ट्यूबवेल सेंक्शन किया गया था इनकी 2 बाउंड्री के बाहर नाले के पास। इस काम को शुरू करना था, लेकिन जहाँ काम होना था वहाँ पेड़ थे, तो उनको पेड़ के हटाने के लिए ठेकेदार ने कहा था कि साहब यहाँ पेड़ हैं, हम नहीं कर पाएंगे, आप वो पेड़ों को हटवा दे। तो पेड़ को हटाने के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन भेजी थी मूव करके कि आप इसे अर्बन विभाग को अनुमति दे दें फिर। इसी बीच में ठेकेदार, सुपरवाइजर और टेक्निकल सुपरवाइजर ने भी क्या बात थी और वो लोग गए वहाँ एसोसिएशन वहाँ के RWA से मिल के कहा, उन्होंने जगह चेंज कर ली, जगह कॉलोनी के अंदर ही ले गई।
अपने मेन कॉलोनी के अंदर, और वहाँ काम शुरू कर दिया 2 दिन पहले। पर बोर के लिए जो पानी चाहिए उसके लिए वो गड्ढा खोद दिया उन्होंने। अब उस गड्ढे में पानी भर दिया और हम लोगों को पता भी नहीं, और जितनी सफिशियंट बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, जो सुरक्षा उपाय करने चाहिए, तो ठेकेदार ने नहीं की। एक तो ना हम लोगों को बताया, न तो ऊपर से चेंज किया, फिर चेंज के बारे में कोई सूचना दी। अभी आप पेड़ काटने की अनुमति मांग रहे हो और काम आपने शुरू कर दिया साइट को, ऊपर किसी को बताया नहीं, और सुरक्षा के उपाय सारे किए नहीं आप। तो प्रथम दृष्टया इसमें ठेकेदार दोषी पाया गया और उसके खिलाफ हमने रात ही FIR कर दी। ये गड्ढा कब खोदा गया था सर? कितने महीने हो 2 गए? दिन पहले 2 दिन पहले गड्ढा खोदा गया तो बोर का काम शुरू भी, और उसके बाद वहां से शिफ्ट भी कर दिया गया। ऐसा ही नहीं, वो शिफ्ट करके यहाँ खोदा गया था, वहां से शिफ्ट वहां तो हुआ ही, जहाँ होना था वहां तो हुआ ही। तो क्या प्राधिकरण को उसको पूरी जानकारी नहीं दी गई थी? प्राधिकरण को तो जानकारी थी काम से, तभी तो हमने सब पेड़ हटाने के लिए दिखा था। अब पेड़ बिना हटाए दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, वहां से बिना RWA के तो हुआ नहीं होगा। ये हमारे सुपरवाइजर, टेक्निकल सुपरवाइजर क्या होंगे, ठेकेदार क्या होगा, कुछ कहा होगा, तो अब इस तो जांच का विषय, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन चेंज करके उन्होंने अपने कॉलोनी के अंदर कर लिया, नजदीक कर लिया। ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ठेकेदार है मेसर सुप्रीम है, उसके मनोज जैन है, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। टेक्निकल ने नहीं बताया, हमारा जो टेक्निकल था आकाश, उसके विरुद्ध FIR की मैंने। और एक जैना सुपरवाइजर है, इसके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि सुपरवाइजर की जिम्मेदारी थी कि बैरिकेडिंग हो जाए, टेक्निकल की जिम्मेदारी थी कि सही जगह कूदे, वो दोनों काम नहीं किया और ऊपर बताया नहीं गया। इन दोनों के खिलाफ तो मैं कार्रवाई दे रहा FIR कर। और ये घटना तो अत्यंत ही दुखद है, इतनी दुखद है जिसका कोई हम भरपाई नहीं कर सकते। तो प्राधिकरण का कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन प्राधिकरण की पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर आज रविवार सुबह डबल डेकर बस के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से एक किशोरी समेत 2 यात्रियों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बहजोई थाना क्षेत्र में गांव लहरावन के पास हुआ, जब बहराइच से पंजाब जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उसने बताया कि हादसे में नेहा 17 वर्षीय 36 वर्षीय चिंटू नाम के 2 यात्रियों की मौत हो गई। 25 अन्य यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को बहजोई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार संभवतः चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। लखीमपुर खीरी निवासी रामलखन ने बताया कि दुर्घटना स्थल से करीब 50 मीटर पहले ही चालक ने बस को सड़क से नीचे उतार दिया और उसके बाद बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष और शासन की ओर से करीब 45 मिनट तक विस्तार से बहस की गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की दलीलों का जवाब देते हुए अपने अपने कानूनी तर्क कोर्ट के समक्ष रखे और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की ओर से दाखिल स्टे प्रार्थना पत्र पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि 16 जुलाई को सिटी मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को अवैध निर्माण मानते हुए उसे 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया था और इसके साथ ही मस्जिद पक्ष पर 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद पक्ष ने जिला जज की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज की कोर्ट ने स्टे आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया। कोर्ट ने मामले में निर्णय सुरक्षित रखते हुए कोर्ट में स्टे प्रार्थना पत्र पर आदेश बाद में सुनाया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कलेक्ट्रेट मस्जिद के संबंध में एक आदेश पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 5 और 7 में यह कर दिया था कि एक तो उनको 30 दिन के अंदर खाली करने का आदेश कर दिया था और दूसरे उन पर 6 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी थी डैमेजेस और रेंट के तहत कर, जिसके खिलाफ यहाँ जिला जज महोदय के यहाँ अपील फाइल की गई। अपील एडमिट हुई। अपील एडमिट होने के बाद उन्होंने ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर हमारा पक्ष का मस्जिद की कमेटी का देखते हुए कि इनको इररिपेरेबल लॉस होगा और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनके हक में है और प्राइमा फेशी ये केस देखते हुए आज स्टे कर दिया टिल द पेंडेंसी ऑफ सूट, यानी कि जब तक ये अपील पेंडिंग रहेगी तब तक उस ऑपरेशन का कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। तो मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या अभिलेख पेश किए गए हैं कोर्ट में और अब क्या लगता है लड़ाई कहां तक चल रही है? देखिए, मस्जिद कमेटी की तरफ से 84 एविडेंसेस ऐसी पेश की गई है जिसमें यह साबित होता है कि मस्जिद मालिक है और कलेक्ट्रेट किराएदार है उस जगह पर। तो वो 84 एविडेंसेस है जो डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि अपील पेंडिंग है। पहले अपील का आदेश आ जाए, अपील का आदेश आने से पहले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि केस ये सरकार का था, सरकार ने अपने आप को मालिक साबित करने की कोशिश की थी
और पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत केस किया था, जिसका बेसिक रूल ये है कि पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में कोई भी संपत्ति तब खाली कराई जा सकती है जब ये साबित हो कि वो उसके मालिक है, गवर्नमेंट उसकी मालिक है, वो पब्लिक प्रीमाइसेस के अंतर्गत आता हो। और इस संबंध में उन्होंने कोई अपनी मिल्कियत का सबूत दिया नहीं था। तो अब जब जिला जज महोदय साहब के सामने यहाँ सबूत और कुछ साक्ष्य पेश किए गए जिसमें अपनी मिल्कियत के प्रमाण दिए गए, तो उसको देखते हुए जिला जज साहब ने अपील एडमिट की और जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होगी तब तक के लिए स्टे कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।